हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में ऑलरेडी जो है 19 क्लास हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे क्या है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है बिहार का जो इतिहास था, मेडिएवल वाला, एंशिएंट वाला और मॉडर्न वाला, वो तीनों हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बिहार का। ठीक है, इसका भी 3-4 क्लास हो चुका है। 3-4 क्लास में क्या होगा कि ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आगे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार के भूगोल में क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार की जलवायु, बिहार में कृषि जलवायु जो क्षेत्र है वो, और बिहार का अपवाह तंत्र, इतना है जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, अभी जो हम लोग क्या पढ़ेंगे तो बिहार की नदी एवं घाटी परियोजना है वो हम लोग को देख लेना है, और जल प्रपात यहाँ पर है वो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और भी कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो बिहार की मिट्टी, मतलब यहाँ पर कैसा कैसा सॉइल पाया जाता है वो पढ़ना है। वन एवं वन्य जीव पढ़ना है, बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वाला, अगर जो भी न्यू वाला आया हुआ रहेगा ना उसको देखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में आपदा प्रबंधन कैसे होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि बाढ़ आता है, भूकंप आता है, और भी कोई कोई चीज आपदा आते रहता है, नेचुरल या मैन मेड, तो उसको नियंत्रण करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीज, क्या क्या परियोजना लागू किया है वो हम लोग को इसमें देखना है। ठीक है, तो इतना टॉपिक हम लोग को क्या करना है कि बिहार के भूगोल में पढ़ना होता है। अगर बिना टॉपिक पढ़े हुए या बिना टॉपिक देखे हुए हम लोग कवर करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि पढ़ भी लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि सिलेबस हुआ है कंप्लीट कि नहीं। तो सबसे पहले सिलेबस हमेशा क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ये दोनों टॉपिक आज क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना। आखिर में नदी घाटी परियोजना होता क्या है, तो आपको समझना है। मतलब कि एक तो होता है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना में हम लोग को जो पढ़ना है बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ना है। तो नदी घाटी बहुउद्देशीय जो परियोजना होता है वो आखिर में होता क्या है। अगर एक आपका एक नदी है, उस पे कोई बांध बनाते हैं और उस बांध से बहुत ज्यादा, मतलब तरह तरह का फायदा मिलने लगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब एक फायदा नहीं, अनेक फायदा मिले। जैसे कि उससे बाढ़ नियंत्रण भी हो जाए, सिंचाई प्रबंधन भी हो जाए, जल संरक्षण भी हो जाए, पर्यटन के लिए भी फायदा हो जाए, परिवहन के लिए भी फायदा हो जाए, ऊर्जा के लिए जैसे कि बिजली उत्पादन होने लगता है। तो मतलब एक काम तो किए लेकिन उससे अनेक फायदा होने लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। और जब नदी पे बनता है तो नदी बहुउद्देशीय परियोजना इसको कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना 3 है, 3 नदी पे है। कौन कौन नदी पे, तो आपको याद रखना है सोन नदी पे है, गंडक नदी पे है और कोसी नदी पे है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो होता है आपका समझिए कि ये बांध है और बांध के आगे जो है पानी गिर रहा है, तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन लगा देते हैं। और टरबाइन जब लगाते हैं तो क्या होता है कि इधर से बिजली उत्पन्न होता है। ठीक है, इधर क्या होता है कि पानी जम गया है तो इधर आप किनारा पर नहर बना दीजिए और इधर किनारा पे नहर बना दीजिए, तो उससे क्या हो जाता है कि सिंचाई हो जाता है। इतना अच्छा सुंदर दृश्य जो बन जाता है, तो क्या होता है कि इसके लिए पर्यटन भी घूमने आते हैं। ठीक है, इधर मछली पालन भी होता है। तो ये सब के लिए क्या होता है कि फायदा होता है। तो एक से जब ज्यादा फायदा होने लगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। बहुत सारे उद्देश्य के लिए बनाया गया है, ये बात आपको याद में रखना है। ठीक है, किसी एक उद्देश्य से इसको नहीं निर्माण किया गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ते हैं। जो सोन नदी पर है बहुउद्देशीय परियोजना, उसको हम लोग देखते हैं। तो सोन नदी जो परियोजना है, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे तो 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था, जो बिहार का सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, डेहरी जो रोहतास में है, वहां पे बारून के पास जो क्या है कि सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहर निकाला गया है। कितना नहर निकाला गया है, तो 2 नहर निकाला गया है। एक जो है पूर्वी सोन कहते हैं और दूसरा को क्या कहते हैं तो पश्चिमी सोन कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। पूर्वी सोन नहर जो है, इससे किस किस मतलब जिला को फायदा होता है ये भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना आदि तक सिंचाई होता है। और ये सब जिला को क्या होता है कि फायदा होता है, लाभ होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर पश्चिमी सोन नहर के देखें तो इस नहर से किसको किसको फायदा होता है, तो आपको याद रखना है रोहतास को, कैमूर को, बक्सर को, भोजपुर आदि जिलों को क्या होता है कि सिंचाई होता है, और इससे क्या होता है खेती करने में ये सब जिलों को क्या होता है कि फायदा होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, सोन नदी जो है, सोन नदी पर नहर बनाया गया है, तो वहां पर क्या है कि जल विद्युत भी बनाया जाएगा और 2 जल विद्युत बनाया गया है। एक तो बनाया गया है आपका कौन, तो डेहरी जल विद्युत केंद्र,
केंद्र जिससे कितना बिजली उत्पन्न होता है, तो 6.6 मेगावाट होता है। और दूसरा बनाया गया है वरुण जल विद्युत केंद्र, जिससे कितना मतलब कि बिजली उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है 3.3 मेगावाट। ये बात आपको याद रखना है इतना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं किसका, तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना को देखते हैं। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत और नेपाल का संयुक्त क्या है कि परियोजना है। ठीक है, मतलब कि एक इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं। भारत और नेपाल का क्या है, संयुक्त परियोजना है। और इसका जो लाभ है किसको किसको होता है, किसको किसको फायदा होता है, आपको उससे पूछे तो आपको बताना है बिहार को होता है, उत्तर प्रदेश को होता है और नेपाल को भी होता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। आखिर में नेपाल है क्यों सपोर्ट करेगा, जब उसको फायदा ही नहीं होगा तो उसको भी फायदा होगा, तभी वो क्या करेगा कि आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है, गंडक परियोजना जो है कब बनाया, मतलब कि कब समझौता हुआ था, ये पूछे तो आपको बताना है कि 1959 ईस्वी में 1959 में क्या हुआ था कि नेपाल के साथ समझौता हुआ। और इस परियोजना का कार्य जो था कब प्रारंभ हुआ, तो 1 साल बाद 1960 में इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है भारत नेपाल के सीमा पर जो भैंसा लोटन है, भैंसा लोटन कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण पे है। यहाँ पर क्या है कि भैंसा लोटन है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। अरे ही आपका गंडक रिवर है, अरे वाला आपका सोन रिवर है। ठीक है, अरे वाला आपका कोसी रिवर है, क्योंकि 3 ही रिवर पर क्या है कि बना हुआ है बांध, हम लोग देख लिए हैं। तो ये तीनों पर आपको याद रखना है कि कौन कौन सा नदी किधर किधर से आती है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इस परियोजना का जो निर्माण हुआ है कहाँ पे हुआ, तो भारत और नेपाल के सीमा पर भैंसा लोटन के पास इस पर बांध बनाया गया है और जलाशय के यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि यह जो बराज है, बांध है, वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास ये निर्मित है। ये भी कभी कभी पूछते रहता है कि त्रिवेणी संगम किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है गंडक नदी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछते रहता है हमेशा। ठीक है, गंडक परियोजना में जलाशय जो है पूर्व और पश्चिम की ओर इसको भी बांट दिया गया है। एक तो है आपका 2 नहर इससे निकला है, इससे भी 2 नहर निकला है। कौन कौन सा है, तो पश्चिमी गंडक नहर है और पूर्वी गंडक नहर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्वी गंडक नहर को देख लेते हैं, पश्चिमी गंडक नहर को बारी बारी से देख लेते हैं। तो पूर्वी जो नहर है ये 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन सा, तो तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। और ये जो है ये तीनों से क्या है कि फायदा किसको किसको होता है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों को क्या होता है कि सिंचाई के लिए फायदा होता है। ये बात आपको याद रखना है। किससे, तो आपको याद रखना है पूर्वी नहर से। और पूर्वी नहर को 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन, तो आपसे पूछे तो बताना है तिरहुत, त्रिवेणी और दोन। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पश्चिमी नहर के बारे में देखें तो पश्चिमी नहर का जो जलाशय है कहां पर है, नेपाल से होकर निकलती है। ठीक है, और नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त क्या है, नेपाल को तो फायदा देता ही है, साथ ही साथ जो पश्चिमी नहर है किसको फायदा देता है, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया को, और बिहार में सिवान और सारण के लिए क्या है कि ये सिंचाई के लिए फायदा देता है। तो ये बात आपको याद रखना है। गंडक परियोजना के तहत क्या है कि पूर्वी जो नहर है उस पे 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। और इसी प्रकार क्या है कि पश्चिमी नहर पर भी जल विद्युत केंद्र है जो स्थापित किया गया है। ये भी बात आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी जो है सबसे ज्यादा एनर्जी का ही इंपॉर्टेंस है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, जो आपका लास्ट वाला है 3 बहुउद्देशीय परियोजना है। तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये भी जो है भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। गंडक और कोसी जो है आपका भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। ये बात आपको याद रखना है। इस परियोजना का अगर स्थापना पूछे तो कब हुआ है, तो 1953 ईस्वी में किया गया था। और 1954 ईस्वी में इसको क्या किया गया कि लागू हुई। ये बात आपको याद रखना है। इस परियोजना के तहत पूछे आपको कि कहां पे बांध बनाया गया, तो आपको याद रखना है हनुमान नगर बांध बनाकर क्या है कि नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को क्या है कि 1965 में पूर्ण रूप से तैयार किया गया। शुरू कब हुआ था, तो 1953 में, और पूर्ण कब हुआ, तो 1965 में। ये भी बात आपको याद रखना है। कोसी से निर्मित जो जलाशय है उससे भी 2 नहर निकाला गया है। एक तो पूर्वी नहर और एक कौन सा है, तो पश्चिमी नहर। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्वी कोसी नहर जो है इससे किसको किसको फायदा होता है, किसके किसके लिए सिंचाई के लिए फायदा होता है, तो आपको याद रखना है अररिया जिला, सुपौल, पूर्णिया, ये सब को क्या होता है कि फायदा होता है सिंचाई के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी कोसी नहर को किसको फायदा होता है, तो दरभंगा को होता है, मधुबनी को होता है, सुपौल को होता है, बेगूसराय आदि जिला का क्या होता है कि सिंचाई के लिए फायदा होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इतना
जो था 3 जो था गंडक, सोन और कौन सा, कोसी बहुउद्देशीय जो परियोजना था, ये तीनों हम लोग देख चुके हैं। अभी जो है हम लोग क्या देख लेते हैं, तो जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जलप्रपात का क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। ठीक है, छोटा छोटा क्या होता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, ये इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है कि ये बार बार पूछ लेता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, कौन सा कुंड कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसके में दिमाग आप नहीं लगा सकते, डायरेक्ट याद ही रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर में जलप्रपात होता क्या है। तो आप जैसे कि बाहुबली देखे होंगे, या बाहुबली में जो शुरुआत में प्रभास जो चढ़ता है ना पानी पर, और ऊपर से जो पानी गिरते रहता है पहाड़ से, उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। तो अगर नदी का जो पानी है क्या हो कि उसमें एकाएक चेंज हो जाए और पहाड़ से पानी ऊपर से गिरे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जलप्रपात बोलते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक इस तरह का होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी को हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। चलिए, तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरफ आपका जलप्रपात रहेगा, इस तरफ आपका जिला रहेगा। इसी तरीका से क्वेश्चन होता है, यहाँ पर दे देता है आपका जलप्रपात, इस साइड दे देता है आपका क्या, जिला, और कहता है कि मिलान करे। कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछ देता है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ पे पाया जाता है। जो ब्लू कलर में किया हुआ है, नीला कलर में, वो आपका क्या है कि महत्वपूर्ण है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ककोला जलप्रपात हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा क्या है कि फेमस है बिहार में। तो ये कहाँ पे है, तो आपका नवादा जिला में है। ये बात आपको याद रखना है। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पे है, तो रोहतास में, और ये सबसे ऊंचा है बिहार का। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, कर्मनाशा जलप्रपात कहाँ पे है, तो बक्सर में। हम लोग जानते हैं कि जो कर्मनाशा नदी है वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या करता है, सीमा तैयार करता है, सीमा तय करता है। और बक्सर चौसा के पास क्या होता है कि गंगा नदी से मिल जाता है, और इसी के कारण ये जलप्रपात कहाँ पे है, तो आपका बक्सर में है। इस तरह से आप याद इसको रख सकते हैं। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो है सासाराम रोहतास में है। ये बार बार पूछते रहता है कि कहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है बिहार में, तो सासाराम रोहतास में। ठीक है, और अगर मजर कुंड जलप्रपात पूछे तो सासाराम रोहतास में ही है। जियार कुंड जलप्रपात पूछे तो आपका भोजपुर में है। और तेलहर कुंड जलप्रपात पूछे तो आपका कैमूर में है। जो बार बार बहुत पूछते रहता है तेलहर कुंड कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो आपको बता देना है कैमूर में है। ठीक है, तो ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को हमेशा याद ही रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बिहार के प्रमुख झीलें के बारे में देख लेते हैं, ये भी पूछते रहता है। तो कांवर झील जो है हम लोग जानते हैं कि इसको अभी जो है रामसर साइट का क्या मिला है, तो दर्जा मिला है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो आपका बेगूसराय में है। और कांवर झील जो है ना एक गोखुर झील है, मतलब ऑक्सबो लेक है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो ऑक्सबो लेक किसको बोलते हैं, तो मान लीजिए कि ये नदी का धारा था, और नदी का धारा क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद परिवर्तन होकर इधर जाने लगा। ठीक है, तो ये नदी का धारा अगर कट के रह जाता है, और इसमें क्या होता है कि पानी जब रह जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और ऑक्सबो लेक या गोखुर झील इसको नाम क्यों दिया जाता है, तो जो बैल होता है ना गाय, उसका पैर का जो होता है खुर होता है, उसी तरीका का इसका आकार होता है, इसी के लिए इसी कारण से इसको ऑक्सबो लेक या गोखुर झील बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो कांवर झील जो है एक गोखुर झील भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अरे कहाँ पे है, तो आपका बेगूसराय में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। और दूसरा का याद रखना है कि इसको रामसर साइट का दर्जा भी मिला है। जब रामसर साइट का किसी को दर्जा मिल जाता है, मतलब कि जलाशय को, तो उसको क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है कि उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, मतलब उसमें आप गलत कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। गोगा व्हील या गोगा झील कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कटिहार में है। ये बहुत बार पूछ चुका है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कुशेश्वर झील कहाँ पे है, तो दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है, तो आपका नालंदा राजगीर में है। अनुपम झील भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहता है, तो आपको याद रखना है कैमूर में है। ठीक है, सिमरी झील कहाँ पे है, तो सहरसा में है। जगतपुर झील कहाँ पे है, तो भागलपुर में है। मोती झील कहाँ पे है, तो मोतिहारी, नाम से भी पता चलता है, पूर्वी चंपारण में है। पिपरा ये भी कहाँ पे है, तो मोतिहारी आपका पूर्वी चंपारण, मतलब कि मोती और पिपरा कहाँ पे है, तो मोतिहारी मतलब पूर्वी चंपारण में है। ये आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, सरैया मन कहाँ पे है, तो आपका बेतिया पश्चिमी चंपारण में है, ये याद रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार के प्रमुख नहरें। तो हम लोग देखे थे अभी
कि 3 नहर है, त्रिवेणी है, तिरहुत है और दोन है, ये प्रमुख नहर है। ठीक है, तो ये तीनों जो है कहाँ पे बना हुआ है, तो गंडक रिवर पे बना हुआ है। और किस किस क्षेत्र को फायदा होता है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये बार बार पूछते रहता है कि त्रिवेणी किस नदी पर बना हुआ है, तिरहुत का भी दे देता है, कभी दोन दे देता है। तो ये तीनों जो बना हुआ है गंडक रिवर पे बना हुआ है, पीछे हम लोग देखे थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो नहर है और नदी किस नदी पे बना हुआ है, अभी हम लोग देख रहे हैं। और कौन से क्षेत्र को फायदा होता है वो देख लेते हैं पूरा अच्छा से। तो क्या होता है कि जो पूर्वी कोसी जो बना हुआ है, आपको याद रखना है कोसी रिवर पर बना हुआ है, अररिया, सुपौल और पूर्णिया को क्या होता है कि इससे फायदा होता है। ठीक है, पश्चिमी कोसी है जो कोसी को मतलब कोसी नदी पे बना हुआ है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल को फायदा होता है। ठीक है, इसको लाभ मिलता है। और राजपुर जो है ये भी कोसी नदी पर ही बना हुआ है, सहरसा और मधेपुरा, बेगूसराय को इससे फायदा होता है। ठीक है, पूर्वी सोन जो है सोन नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है कि किस जिला को अगर फायदा होता है पूर्वी सोन से, तो आपको याद रखना औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। और पश्चिमी सोन से किसको फायदा होता है, तो आपको याद रखना है रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर। ठीक है, अगर सोन जहां पे लगा रहेगा तो हमको तो याद ही कर लेंगे कि ये जो बना हुआ है सोन नदी पर बना होगा। और कोसी लिखा रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि कोसी रहेगा, कोसी नदी वहां पर रहेगा। लेकिन ये वाला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, क्योंकि यही बार बार पूछते रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बिहार के प्रमुख जल कुंड जो है, मतलब जहां से गर्म जल निकलता है ना, गर्म पानी, उसी को हम लोग कहते हैं गर्म जल कुंड। तो ये कहाँ कहाँ पे है और किस किस नाम से जानते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो राजगीर में जो जल कुंड है, गर्म जल कुंड, वो जो है कौन कौन है ये हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि ब्रह्म कुंड है। ब्रह्म कुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि बिहार के सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है राजगीर में है। कभी आपको नाम दे देगा कि ब्रह्म कुंड कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है राजगीर में। ठीक है, यहाँ पर राजगीर में और कौन कौन सा है, तो सप्तधारा है, मखदुम कुंड है, गौमुख कुंड है, सूर्य कुंड है और नानक कुंड है। ठीक है, ये सब कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है राजगीर। राजगीर कौन सा जिला में पड़ता है, तो नालंदा जिला में। ये बात आपको याद रखना है। गया में एक ही है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछता है, तो अग्नि कुंड है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे कौन सा है, तो मुंगेर जिला है। तो मुंगेर जिला में कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, जन्म कुंड है, सिंगार ऋषि कुंड है। भीम बांध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये बार बार पूछते भी रखता है। ठीक है, भरारी कुंड है और पचतर कुंड है। इतना आपको याद रखना है, कहां से, तो मुंगेर से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो भी ज्योग्राफी का क्लास बचा हुआ है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।